बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम स्केलेटल मसल की जो है डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल से। कल के लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर पढ़ा था। हमारे पास ये फर्ज करे बोन है, तो बोन से कुछ कोलाजन फाइबर निकलते हैं जिन्हें कहते हैं टेंडन। और टेंडन जो है क्या होते हैं, ये आप लोगों के मसल को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपके बोन के साथ। ये हमारे पास मसल टिश्यू है, ठीक है। और ये मसल टिश्यू फिर किस चीज़ से बना हुआ होता है, मसल बंडल से। और उस मसल बंडल को हमने वेसिकल का नाम दिया था। इस मसल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे इपिमाइसियम कहते हैं। यहाँ पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिसे वेसिकल कहा जाता है। और इस वेसिकल की भी एक कवरिंग होती है वो पेरीमाइसियम कहलाती है। इसमें से एक को हम जूम इन करते हैं। इसकी कवरिंग को हमने पेरीमाइसियम कहा था। और ये वेसिकल जो है अंदर और चीज़ों को जो है इनक्लोज किया हुआ है और उनको मसल फाइबर कहा जाता है। यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मसल फाइबर। अगर हम इसको जूम इन कर लें तो ये मसल फाइबर है। और मसल फाइबर की भी कवरिंग होती है जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब ये मसल फाइबर मसल सेल कहलाते हैं और ये सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। इनमें भी आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, उनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। मसल फाइबर की जो डायमीटर है तकरीबन 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ है मायोफाइब्रिल, उनकी डायमीटर 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होती है। इसी तरह जो मसल फाइबर है इनकी लेंथ की बात की जाए तो 1 मिलीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है एक मसल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ है। अब इसमें से हम एक मायोफाइब्रिल को निकालते हैं इधर। इसमें आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नजर आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट डबल जो है डार्क और लाइट बैंड नजर आएंगे। इसको हम जरा यहाँ लेके आते हैं। एक मायोफाइब्रिल है तो यहाँ भी डार्क है रीजन, फिर लाइट रीजन है, फिर यहाँ पे डार्क है। इसी तरह यहाँ भी डार्क है, ठीक है। अच्छा, ये जो मायोफाइब्रिल है ना, ये भी एक मेम्ब्रेन ने लिपटा हुआ होता है और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। मैंने कल भी आपको कहा था इस सार्को का क्या मतलब होता है, फ्लैश। फ्लैश का मतलब है गोश्त, मसल की गोश्त की है। तो सार्को का लफ्ज़ भी आता है इसमें और मायो का लफ्ज़ भी आता है, मायोफाइब्रिल। अच्छा, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा इनविजिनेट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो कंपोजिशन होती है वो यहाँ भी पाई जाती है। समझ आ रही है? इन्हें मेम्ब्रेन में अंदर ये क्या हुआ, इनविजिनेट हुआ, अंदर की तरफ दंसा हुआ है, सेल के अंदर दंसा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टी-ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहा जाता है।
क्योंकि ये ट्रांसवर्स है रीजन में पाए जाते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, इस जो टी ट्यूब्यूल है सेल के अंदर इसके करीब में नियर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अच्छा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें राइबोसोम नहीं होते, लिहाजा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम क्या होता है? कैल्शियम को स्टोर करना, क्योंकि कैल्शियम ही हमें कंट्रैक्शन करवाती है, आगे हम पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? ये हमारे पास मायोफाइब्रिल नहीं, पूरी मसल फाइबर की बात हो रही है, क्योंकि मसल फाइबर में कई मायोफाइब्रिल होते हैं, कई मायोफाइब्रिल। इन्हें इसको कंसिडर करें कि हमारे पास मसल फाइबर ही है, और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके क्या है? मायोफाइब्रिल। ठीक है, अच्छा, मसल फाइबर के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसको एंडोमाइसियम, फिर मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलीमा, और सार्कोलीमा के अंदर आपके कंट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। और मायोफाइब्रिल की वजह से क्या होता है? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। वो किस तरह आते हैं हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि सार्कोलीमा अंदर की तरफ दसा हुआ होता है, और इसका काम क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है ये मसल एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल कैसे है? ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करने की सलाहियत रखती है और इसको रिस्पॉन्ड करने की भी सलाहियत रखती है। समझ आ रही है? इस वजह से इसको कहते हैं कि ये एक्साइटेबल। तो यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी कौन लाता है? वो एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन से आती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप लोगों ने साइनेप्स पढ़ा हुआ है, इसमें दो न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स बनती है, लेकिन ये साइनेप्स एक न्यूरॉन और मसल के दरमियान भी बनती है, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस टी ट्यूब्यूल का काम क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है उसको अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाना, ये टी ट्यूब्यूल का काम। समझ आ रही है? यहाँ पे जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल तक मैसेज आ जाती है तो इसके साथ करीब में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है, और उसमें कैल्शियम चैनल होते हैं, और वो कैल्शियम चैनल ओपन होकर कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकालने में मदद देती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इतना आप लोग याद रखें कि टी ट्यूब्यूल का काम क्या है कि मसल के अंदर तक एक्शन पोटेंशियल को ले जाना। समझ आई? अच्छा, अब हम मायोफाइब्रिल की तरफ जाते हैं। यहाँ तक मसल फाइबर का कंसेप्ट जो है, आप इनकी जो डायमीटर होती हैं वो तकरीबन 100 माइक्रोमीटर तक चली जाती है, 10 से। ठीक है, और फिर इसमें जो कंट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं, उनकी डायमीटर 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो सार्कोप्लाज्म है ना, सार्कोप्लाज्म, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक, इसका जो इसमें ज़्यादा ग्लाइकोजन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर हुए होते हैं। जब ज़रूरत आती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनते और ग्लूकोज से फिर एटीपी बनते। एक ही चीज़ है। दूसरा, मसल के साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है जिसकी वजह से एटीपी के बनने का अमल दरकार होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी साइटोप्लाज्म ही में होता है, लेकिन इस साइटोप्लाज्म की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, यानी स्मूथ होता है। ये 3 चीज़ें इसके सार्कोप्लाज्म के लिए आप लोगों ने याद रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये मायोफाइब्रिल हमने लिया। अब मायोफाइब्रिल कहाँ पे होता है? आपके सार्कोप्लाज्म में, यानी आपकी मसल की जो सेल होती है जिसे मसल फाइबर कहा जाता है, इनके अंदर
एनक्लोज क्या हुआ होता है, किस चीज़ ने, साथ में ली मानी, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो इसमें आप लोगों को लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएंगे। और ये जो लाइट और डार्क बैंड आपको नजर आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्रिएटेड मसल होते हैं, स्ट्रेक्ट मसल होते हैं, दारियों वाले मसल पाए जाते हैं। तो कल हमने एक और भी पढ़ा था स्पून, जिसके ऊपर ये दारियाँ नहीं, ठीक है। और ये जो मायोफाइब्रिल है ना, जितनी मसल फाइबर है इनके होल लेंथ के पैरेलल ये मौजूद होते हैं। फर्ज करें ये पूरा मसल सेल है तो इसके पैरेलल आपके मायोफाइब्रिल लगे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन मायोफाइब्रिल में आपको जो नजर आ रही है लाइट एंड डार्क बैंड, अगर इनको आप एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन के ऊपर या अल्ट्रा मैग्निफिकेशन के ऊपर देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। फर्ज करें यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। हमने इस वाले एरिया को यहाँ लाया, ठीक है। तो ये आपको जब अल्ट्रा मैग्निफिकेशन से देखेंगे तो ये लाइन इस तरह आपको नजर आएगी, जिसे जी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी लाइन। ये जी लाइन इधर भी हुआ, एक जी लाइन इधर भी हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक लाइन नजर आ रहा है, तो ये लाइन मिड लाइन कहलाता है, इसको एम लाइन कहते हैं, ठीक है। ये दो जी लाइन हुए और एक दरमियान वाला आपका एम लाइन है। ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये आपका लाइट बैंड है, ठीक है। क्या है? लाइट बैंड। और यहाँ पे आप लोगों की जो है डार्क बैंड है। अच्छा, इस वाले बैंड को, जो डार्क बैंड है ना, इसको ए बैंड कहते हैं। और ए बैंड से मुराद क्या है? इन आइसोट्रोपिक। इन आइसोट्रोपिक क्या होता है? ये लाइट को पोलराइज कर सकती है। कैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैसे होती है? आप लोगों के पास फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। फर्ज करें एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लगाई हुई है। इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक जगह ऐसा है जिससे लाइट गुजर सकता है, बाकी से नहीं गुजर सकता। तो ये सारी लाइट यहाँ से ही गुजर रही। अब आप लोग देखें सिर्फ लाइट यहाँ से गुजर रही है, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या होता है, ये ए बैंड होती है, ये पोलराइजेशन कर सकती है। इस वजह से इसको इन आइसोट्रोपिक बैंड कहा गया है। इसके एक छोटे से हिस्से से लाइट गुजर सकती है, बाकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझ आए। और इस वजह से इसकी वजह मतलब उसको डार्क आपको नजर आएगा, क्योंकि एक जगह से ही लाइट गुजर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको आई बैंड कहते हैं, ठीक है। और इसको भी आई बैंड कहा जाता है। और इस आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद पोलराइज होता है। इसमें ऐसी जगह नहीं है जो लाइट को क्या करे, उसको रेजिस्ट करे, बल्कि सारे लाइट को जाने देती है। तो आपको ये कैसे नजर आएगा माइक्रोस्कोप में? लाइट नजर आएगा। लिहाजा इसको ए आई बैंड या लाइट बैंड भी कहते हैं। ए बैंड को एनाइसोट्रोपिक बैंड या डार्क बैंड कहा जाता है यार। तो ये हमारे पास एक हमने, और इस एरिया को जो दो जी लाइन के दरमियान है, इसको क्या कहते हैं? इसको सार्कोमेयर कहते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन अक्सर पूछी जाती है, व्हाट इज सार्कोमेयर? सार्कोमेयर यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव जी लाइन इज नोन एज सार्कोमेयर, ठीक है।
तो ये सार्कोमियर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर कई होते हैं और इसको यानी कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर भी कहा जाता है। जो कंट्रैक्शन होती है ना वो इसी में होती है, इस मसल यानी इस सार्कोमियर में होती है। तो सार्कोमियर जब कंट्रैक्ट करती है मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट करती है, मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट करती है तो मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगा, मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगा तो मसल इटसेल्फ जो है वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो कंट्रैक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सार्कोमियर। इस वजह से हम इसको कंट्रैक्टाइल एलिमेंट या यूनिट ऑफ मसल फाइबर भी कहते हैं, तो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज द स्पेस या द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सी लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। ठीक है, आई बैंड और ए बैंड की कंसेप्ट समझ में आई। यहाँ से हमने इसके दरमियान एम लाइन है। ठीक है, ये भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, ये भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे डार्क बैंड को मिडल से बाइसेक्ट करती है उसको एम लाइन कहते हैं, और जो हमारे यानी लाइट बैंड को बाइसेक्ट कर रही है दो में, तो हमारे पास जी लाइन कहलाती है, और सार्कोमियर दो जी लाइन के दरमियान वाले स्पेस को कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें से आपको लाइट बैंड का भी हिस्सा यानी आई बैंड का हिस्सा भी नजर आ रहा है और डार्क का भी, इसी तरह यहाँ भी। लेकिन अगर दरमियान से देखें तो यहाँ पे आई और ए बैंड आपस में जो है ओवरलैप नहीं हो रहे। जहाँ भी ओवरलैपिंग नहीं है इसको कहते हैं एच जोन। एच किसे कहते हैं, एच हील या हीली को कहा जाता है, एच हील। तो इसको कहते हैं ब्राइट, यानी ब्राइट रीजन है। मिड लाइन के आसपास जो हमारे पास मिडल एरिया आता है ए बैंड में जोन होता है, इसको एच जोन, जो कि थोड़ा बहुत ब्राइट होता है। जो आपकी पोलराइजेशन है ना, मैंने भी जो बताया कि कहाँ से होता है, वो आपके एच जोन से। तो ये थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रहा है, डार्क बैंड में ये वाला एरिया थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रहा होता है, लिहाजा इसको कहते हैं एच। तो ये भी किस चीज़ का हिस्सा है, ए बैंड के दरमियान का हिस्सा। दोबारा से मैं यहाँ रिव्यू करवा लेता हूँ। हमने मसल फाइबर लिया, मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, क्या क्या होते हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। और मायोफाइब्रिल्स को अगर हम लाइट जूम इन करवा दें तो इस तरह नज़र आते हैं, इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड। अगर इनमें से ये वाला एरिया हम जूम इन कर ले तो यहाँ पे हमारे पास वी लाइन इस साइड के ऊपर की है, वी लाइन सी किस लिए है, ये भी एक जर्मन लफ्ज़ है, वेशेंचेबल एक लफ्ज़ होती है जिसका मतलब है बिटवीन द डेस्क। ठीक है, तो ये उसके लिए है। तो जी लाइन और दूसरा ये ज़िगज़ैग मैनर में जा रहा है, लिहाजा इसको जी लाइन इसीलिए भी कहते हैं। समझ आ रही है? तो जब जी लाइन वाले बिटवीन द टू जी लाइन वाला एरिया हमने जूम इन कर दिया तो इसमें हमें बहुत कुछ चीजें नजर आई अल्ट्रा मैग्निफिकेशन के ऊपर। वो कौन से थे, एक इसके दरमियान में डार्क बैंड नजर आ गया जिसे ए बैंड भी कहते हैं, और एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि ये लाइट को पोलराइज करता है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है कि एक खास जगह से लाइट का गुजर जाना। दूसरा हमारे पास आई बैंड होती है जहाँ से लाइट गुजर जाता है, यानी वो डार्क नजर नहीं आता, इसको आइसोट्रोपिक, क्योंकि वो इटसेल्फ पोलराइजिंग होती है आई बैंड। ठीक है, मतलब इससे लाइट गुजर सकता है, पूरी जो आपकी आई बैंड है उससे लाइट गुजर सकती है। इसमें ऐसी पूरी जगह नहीं है सिर्फ कुछ जगह से, बल्कि पूरी आई बैंड से गुजर सकती है, लिहाजा इसको आइसोट्रोपिक बैंड या लाइट बैंड कहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के जो डार्क बैंड है इसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे मिड लाइन कहते हैं, और इसके दरमियान में एक एरिया होता है जहाँ पे आई और ए बैंड ओवरलैप नहीं करती, इसे हील जोन कहा जाता है, और इसको एच जोन भी कहते हैं। और हील फॉर ब्राइटनेस, क्योंकि ए बैंड में आपको ये वाला एरिया थोड़ा सा ब्राइट नजर आए। ठीक है, जहाँ तक आपके कंसेप्ट शायद क्लियर होंगे। अब इसकी जो है हम यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें और क्या चीज़ है, ये जो ए बैंड है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और आई बैंड किस चीज़ों से बना हुआ है।
तो इसको देखने की कोशिश करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इस तरह हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए, जो ए बैंड होती है उसमें भी मायोफिलामेंट होते हैं और जो आई बैंड है उसमें भी मायोफिलामेंट होते हैं। और ये मायोफिलामेंट बेसिकली किस चीज़ से बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ये जो ए बैंड है उसमें जो फिलामेंट पाए जाते हैं उसको थिक मायोफिलामेंट कहते हैं और उसकी जो डायमीटर होती है तकरीबन 16 नैनोमीटर होती है। और जो हमारे पास आई बैंड में नज़र आ रहे होते हैं फिलामेंट या मौजूद है, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो थिक फिलामेंट कहलाते हैं और ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो थिक फिलामेंट है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको मायोसिन कहते हैं और जो हमारे पास थिन फिलामेंट है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे एक्टिन कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं और ट्रोपोनिन। 3 तरह के प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के धागे से नज़र आपको आ रहे होंगे और इसकी इस तरह के हेड होंगे। इसी तरह एक और यहाँ पे बना लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी। अच्छा, आप लोगों के जो यहाँ नज़र आ रहे हैं ये थिक फिलामेंट है और ये ए बैंड में नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ आप लोगों का। यहाँ से आपको जो नज़र आ रहे हैं ना इसको आई बैंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है आपको ये धागे से नज़र आ रहे हैं और इसके हेड नज़र आ रहे हैं। इसमें से एक मैं निकाल के यहाँ लेके आया। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन को अगर देखा जाए इनके टेल्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में रैप हुए होते हैं और यहाँ पे इनके ऊपर जो है ग्लोब्यूलर हेड पाए जाते हैं। ये फाइब्रस होते हैं और ये ग्लोब्यूलर होते हैं। इसकी जो हेड है वो ग्लोब्यूलर होता है। ठीक है। तो ये एक मायोसिन है और इस तरह कई मायोसिन यहाँ पे मौजूद होते हैं और इस तरह आपका डार्क बेल्ट जो है वो बना रहे होते हैं। तो जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं इस सेंटर की तरफ इनके हेड क्या हुए वो इस तरह। ठीक है। अच्छा, तो थिक फिलामेंट में जो बेसिक प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? वो मायोसिन कहलाता है। इसकी वजह से जो डायमीटर इसकी बनती है तकरीबन 16 नैनोमीटर तक। फिर ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं आई बैंड और आई बैंड में 3 किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो इसका मेन प्रोटीन है उसको कहते हैं एक्टिन। और एक्टिन कैसे होता है? इनकी मानो और इस तरह सर्कुलर शेप होती है और इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही होती है, एक लंबा चेन। ठीक है। इसी तरह दूसरा चेन इस तरह इसके साथ मौजूद होता है। तो ये दागों की सूरत में यहाँ पे ये भी मौजूद है। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। इसमें एक मोनोमर है और इसको पॉलीमर कहते हैं जब कई इस तरह मोनोमर एक दूसरे के साथ मिलते। ठीक है। तो हमारे पास मेन आप लोगों का क्या बनाता है? 10 मायोफिलामेंट, 10 मायोफिलामेंट। और इसकी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है? 7 से 8 नैनोमीटर तक। उसका 16 नैनोमीटर है। इसको थिन इसलिए कहा जाता है कि इससे कम है डायमीटर। वो कितना है? 7 से 8 नैनोमीटर। ठीक है। ये तो एक प्रोटीन हुआ, कौन सा? एक्टिन।
इसी तरह एक डबल पेप्टाइड चेन और भी होती है जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। अगर इसमें एक मानो को यहाँ ले आए ना तो इसके ऊपर यहाँ पे एक रीजन होता है जो कि इस हेड के साथ फिर क्या होगा, अटैच होगा और क्रॉस ब्रिजेस बनाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जो बाइंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, इस एरिया में। कौन से प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के। लेकिन यहाँ इस रीजन को कवर किया हुआ होता है एक और किस्म के प्रोटीन है जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन इस तरह इनके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है और इसकी जो ये वाली एरिया है इसको कवर किया हुआ होता है। नॉर्मली रिलैक्स स्टेट में ये मायोसिन हेड के साथ उसको नहीं बाइंड करने देती। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, यानी आपके मसल की कंट्रैक्शन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, कब रिलैक्स होना है, कब कंट्रैक्ट होना है। इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जगह जगह पे 3 पॉलीपेप्टाइड एक और प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के 3 साइड होते हैं। एक वो जो कि एक्टिन को बाइंड किया हुआ होता है जो इनहिबिटरी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास वो जो कि ट्रोपोमायोसिन को वो बाइंड हुआ होता है और वो क्या करता है, जब कैल्शियम बाइंड करती है तो ट्रोपोमायोसिन की कन्फर्मेशन चेंज लाती है जिसकी वजह से इसको एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, और तीसरा इसका फ्री होता है जहाँ पे कैल्शियम बाइंड करती है। ठीक है, अब कैल्शियम कहाँ से आया, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। तो कैल्शियम जब साइटोप्लाज्म में आए, ट्रोपोनिन को बाइंड हो जाए, इसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशन चेंज आएगी। उस चेंज की वजह से ये वाले जो एरिया है हेड जिसने मायोसिन के हेड के साथ अटैच होना है वो एक्सपोज हो जाएंगे, बाइंडिंग होगी, जिसके बाद स्लाइड कर जाएगी क्या, एक्टिन की जो यानी एक्टिन मायोफिलामेंट है वो स्लाइड कर जाएगी इनके ऊपर, मायोसिन के हेड के ऊपर। इस तरह ये नज़दीक आएंगे एक दूसरे, जितना एरिया है ना उतना ही करीब आएंगे। इस तरह ये शॉर्टन हो जाएगा, कंट्रैक्ट होगा। अब जब ये कंट्रैक्ट होगा हमारे पास मायोफाइब्रिल में तो कई सार्कोमेर है, सारे कंट्रैक्ट होंगे एक वक्त में, और सारे कंट्रैक्ट होंगे तो फिर मसल फाइबर कंट्रैक्ट होगा, और मसल फाइबर कंट्रैक्ट होगा तो फिर आपके मसल कंट्रैक्ट होंगे और आपके काम, मसलन आपके बाइसेप्स मसल है ये अब रिलैक्स फॉर्म में है, वो कौन से कन्फर्मेशन में है, जिसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन अब लिपटी हुई है। लेकिन जब मैं इसको कंट्रैक्ट करना चाहूँ यूँ तो कैल्शियम आया, कैल्शियम ने इसको ट्रोपोनिन को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से इसमें कन्फर्मेशन चेंज आई, और वो कन्फर्मेशन चेंज फिर किस में गई, ट्रोपोमायोसिन में। और ट्रोपोमायोसिन भी कन्फर्मेशन चेंज अंडरगो करता है। कन्फर्मेशन चेंज से मुराद क्या है कि अपनी जो शेप है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से आप लोगों के ये जो एरिया है जो कवर किए थे ट्रोपोमायोसिन ने वो एक्सपोज हो जाएंगे, और जो ही एक्सपोज हो जाएंगे तो ये जो हेड है वो यहाँ इसको अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और इस वक्त क्या चीज़ यूटिलाइज होगी, एटीपी, क्योंकि एटीपी यहाँ एक हेड के पास मौजूद होती है। इसका एक हेड इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, और दूसरा हेड एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करके एटीपी बनाएगी, एनर्जी होगी, एनर्जी मिलेगी तो फिर ये क्या करेगा कि पहले इस तरह है तो फिर यू बेंड होगा, और जो ही बेंड होगा तो ये आगे स्लाइड करेगा। और स्लाइडिंग कब तक होगी, जितना एरिया यहाँ पे है, जितना ये परत है, पहले यू थे तो अब, लेकिन ये स्लाइडिंग कौन करेगा, ये सिर्फ थिन फिलामेंट की होगी, ये अपनी जगह पे ठहरा है। ठीक है, फिर इसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। स्लाइडिंग अक्सर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन कौन स्लाइड करेगा, तो थिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये स्लाइड कर जाएगी, और कब तक करेगी, जितना इनके दरमियान यहाँ से भी स्पेस है तो हील जोन जो है वो डिसअपेयर हो जाए। ठीक है, और आप लोगों की जो है सार्कोमेर कंट्रैक्ट होगी, इसके बाद मसल कंट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सार्कोमेर की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये एक हिस्से नजर आए।
पहले हमारे पास ये आपके फिलामेंट है जो कि मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, ठीक है। और मायोसिन प्रोटीन डायापेप्टाइड है जिसकी जो है 2 टेल होते हैं और 2 ग्लोब्यूलर हेड भी पाए जाते हैं। एक ग्लोब्यूलर हेड एक्टिन को बाइंड होता है क्रॉस ब्रिजेस के दौरान, और एक एक्टिन जो हमारे पास ग्लोब्यूलर हेड है वो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। इसके साथ अगर 10 फिलामेंट को देखें तो ये हमारे पास डबल पॉलीपेप्टाइड है, और वो मेन प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं उसको एक्टिन कहते हैं। एक्टिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में चेन बनाते हैं, और वो 2 चेन आपस में फिर एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप होके ये आपका 10 फिलामेंट का मेजर हिस्सा बनाते हैं। फिर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है। जिन एरिया से एक्टिन ने मायोसिन के साथ बाइंडिंग करना है उसको कवर किया हुआ होता है। और इसके साथ 3 पॉलीपेप्टाइड का जो है एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं, और ट्रोपोनिन के 3 साइड होते हैं, एक एक्टिन को बाइंड किया हुआ होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन को बाइंड किया हुआ होता है, और तीसरा कैल्शियम बाइंड। कैल्शियम जब बाइंड करती है तो कन्फर्मेशन चेंजेस में आएगी, फिर ट्रोपोमायोसिन में वो चेंजेस जो है चली जाएगी, और जिसकी वजह से जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या होगा, थोड़ा सा हट जाएगा, सिरक जाएगा। किस चीज़ से, यहाँ जो हेड इन्होंने यानी जो मायोसिन के हेड ने जहाँ पे बाइंडिंग करना है उस एरिया को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पूरी जो आपकी सार्कोमेयर है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, और फिर हमारे पास मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। इस वजह से हम सार्कोमेयर को कंट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं, क्योंकि कंट्रैक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने स्केलेटल मसल की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर, अल्ट्रा मैग्निफिकेशन के ऊपर, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर आप इसको देखें तो वो चीज़ें हमने पढ़ी। वैसे मसल फाइबर में बहुत कुछ है, लेकिन उनमें हम नहीं जाते डिटेल में। जो चीज़ें हमारे मसल कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है हम उन ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आया हुआ होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मसल कंट्रैक्शन को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म, या इसको स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जो 2 ब्रदर थे, एक हक से और एच हक से, वो दोनों ने जो है इसको पेश किया हुआ था स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस, उसको हम इंशाल्लाह कल